So, hello, dear student. So, today I'm going to talk about the GS paper 4 for your mains because as the prelims has been conducted by the APPSC CE and now like हमको अब मेंस का तैयार करना होगा। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि लाइक फॉर दिस एग्जाम मेंस के लिए जो सबसे चीज स्कोरिंग होती है, देखो फॉर मेन सब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल GS 1 होगा हमारे पास, GS 2 होगा हमारे पास, GS 3 होगा हमारे पास, ठीक है ना, एंड GS 4 होगा जिसको हम बोलते हैं एथिक्स। दूसरी तरफ क्या होगा, लाइक ऑन द फर्स्ट डे यू विल हैव द पेपर ऑन एसे, एक एसे का एग्जाम होगा एंड देन यू विल ऑल्सो हैव द ऑप्शनल पेपर। शायद मुझे ये पता चला है कि यहाँ पर अरुणाचल भी जोड़ दिया गया है, अरुणाचल का भी मीन्स में कुछ रहेगा, ठीक है ना। लाइक मे बी देयर विल बी वन टॉपिक इन एसे ऑल्सो फ्रॉम द अरुणाचल पर्सपेक्टिव। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि देखो ये जो तीन सब्जेक्ट होते हैं, पहले जो तीन सब्जेक्ट्स होते हैं इनमें हमेशा, ठीक है ना, आई एम टेलिंग अबाउट फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूँ मैं, कि वहां पर भी जो होता है इसमें मोस्टली ऑन एन एवरेज नंबर ही रहते हैं हमेशा, ठीक है। और जो इसके नंबर रहते हैं वो कितने नंबर रहते हैं, मोस्टली इसके हमेशा नंबर रहते हैं भाई 82, 90, 100, बस ये एवरेज स्कोर होता है इसका। 110 तक चला जाता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, तो ये इसका एवरेज रहता है। बट विद इन दिस पेपर, ठीक है ना, जीएस पेपर 4 में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज ये क्या है, ये एक ऐसा पेपर है जिसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना, इससे हमारी रैंक बनती है, ठीक है ना। इट विल बी लाइक कि अगर आप इसको अच्छे से स्टडी करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से मेहनत करोगे इसमें, सो यू विल बी एबल टू गेट द मार्क्स, ठीक है ना, अबव 120, ठीक है ना। 120 तक इसमें आ सकता है स्कोर, और उससे ऊपर भी। एसए में भी ऐसा ही है, ठीक है ना, एसए में भी लाइक 120 से लेके 130, 40 तक यहाँ पर एग्जाम में आपको मार्क्स मिल सकता है, जो मतलब आपके लिए बहुत क्रूशियल होगा, ठीक है ना। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आपका होगा उसमें आप बहुत अच्छे से मेहनत करिए, बिकॉज इट इज अ टाइम वेयर यू हैव टू बी प्रैक्टिस फॉर योर मेंस, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि लाइक अभी क्या है, आपको मान के चलो आपने मेंस का स्टार्ट किया है, ठीक है ना। सो जब मेंस का आपका डेट तो वो आएगा, डेट शीट, तो उसमें क्या रहता है कि लाइक देयर आर 3 days एग्जाम, ठीक है ना। जैसे मान के चलो भाई हमारा 1 जनवरी से एग्जाम है, या ये 2 जनवरी को एग्जाम है हमारा है, फिर 3 जनवरी को एग्जाम होगा, फिर 4 जनवरी को एक एग्जाम होगा, ऐसे मान के चलो। सो ऑन द फर्स्ट डे यू विल हैव एसए, ठीक है ना, आपको पहले दिन एसए लिखना होगा, दूसरे दिन GS 1 और GS 2 लिखना होगा, देन GS 2, देन थर्ड डे GS 3 एंड GS 4, ये आपको पेपर लिखने होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो इस बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब तक आप ये लिखने का प्रैक्टिस अभी नहीं करेगा, ठीक है ना, तब तक ये आप एग्जाम नहीं लिख सकता है। क्यों नहीं लिख सकता है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू कि ये आपको 3 दिन लिखना है एग्जाम, ठीक है ना, ये 3 दिन का स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है ना, जिसमें आपका एसए होगा, GS 1, GS 2, GS 3, GS 4, एंड इन दीज डेज, ठीक है ना, इन दीज 3 days यू हैव टू राइट फॉर 15 hours, ठीक है ना, आपको 15 घंटे लिखना है वहां पर। मेंस के टाइम पीरियड में 15 घंटे लिखने का मतलब है कि ऑन एवरी डे, पहले दिन आपको 3 घंटे लिखना है, नेक्स्ट डे आपको 6 आवर लिखना है, उससे नेक्स्ट डे आपको 6 आवर लिखना है, ठीक है। तो इस लाइक इस चीज को देख के आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है कि यू आर एबल टू राइट, ठीक है, 3 hours, ठीक है ना। अब जब बैठो उसमें आप 3 घंटा लिख पाओ, ठीक है ना। इसीलिए अभी जो मेंस का पर्सपेक्टिव है ये प्रीलिम से बहुत अलग होता है, ठीक है ना। आप अपना राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, आप अपने लिए अभी से मतलब लाइक जितना भी आपका एसए वाला जो आपका जो भी स्ट्रक्चर होगा उसको रेडी करिए। आप अपने ऑप्शनल पे बहुत अच्छे से काम करिए। GS 4 का जो एथिक्स का पेपर है हम उसको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसी के लिए एक क्लास है, इट इज शॉर्ट ऑफ डेमो क्लास, ठीक है ना। तो आप इसमें देखना समझना कि क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है। बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम पीरियड, ठीक है ना, वेयर यू हैव टू स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आप अपना आंसर राइट लिखने का ट्राई करो विद इन अ टाइम फ्रेम, और कम से कम कोई जहां भी आपको लगता है, सो जस्ट join the test series, ठीक है ना। वी आर ऑल्सो गोइंग टू कंडक्ट द टेस्ट सीरीज फॉर द means फॉर GS 1, GS 2, GS 3, GS 4, एंड एसए भी होगा उसमें। एंड वी विल ऑल्सो अश्योर यू दैट वी विल गिव यू द प्रॉपर वैल्यू एडिशंस, ठीक है ना, इन योर आंसर। जो भी चीज की जरूरत होगी वो भी हम आपको देगा आंसर में लिख के।
क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि हाँ मुझे इंट्रोडक्शन में क्या चेंज करना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए, किस तरीके से नहीं लिखना चाहिए, ठीक है ना। आंसर राइटिंग पे भी हम एक शॉर्ट क्लास कर लेंगे कभी ना कभी, जल्दी ही, तो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एथिक्स, ठीक है ना। सो आज हमको एथिक्स से बात स्टार्ट करनी है भाई, ठीक है। सो अगर मैं बताऊं आपको एथिक्स के बारे में, ठीक है ना। सो लाइक इन यूपीएससी इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2013, ठीक है ना। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2013, ठीक है। सबसे पहली बार 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। सो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, ठीक है, लाइक वे बैक लेके जाता हूँ। सो लाइक सिविल सर्विसेज, जो हमारा सिविल सर्विसेज है, इट वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड मतलब लाइक ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द दिस ब्रिटिशर्स, दे इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम, ठीक है ना। किसको? सिविल सर्विसेज को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। नाउ व्हाई दे हैव इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम, पहली चीज ये समझो इसको, ठीक है। जब हम इस पेपर के बारे में बात करेंगे बाद में, कि दे इंट्रोड्यूस दिस सब्जेक्ट, मतलब लाइक दिस सिविल सर्विसेज जस्ट टू, कि उनको बहुत इजी हो जाए अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट निकालना, ठीक है ना। जितना भी उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट था इंडिया में, उनके लिए वो इजी हो जाए, बिकॉज इफ द इंडियंस विल बी द सिविल सर्वेंट, ठीक है ना, दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडिया, ठीक है। इसलिए उन्होंने सिविल सर्विसेज का निर्माण किया था स्टार्टिंग में। एंड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम जब सिविल सर्विसेज का निर्माण हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारा क्या होने लगा, करप्शन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। देयर आर एन नंबर ऑफ द प्रैक्टिसेस विच आर लाइक नेगेटिव इन देयर सेंस, ठीक है ना। नेगेटिव कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल करप्शन हो गया, रेड टेपिज्म हो गया, ठीक है ना। रेड टेपिज्म का मतलब होता है जो एक फाइल होती है इधर से उधर घूमती रहती है ना, कि आप इधर पे इस फाइल को लेके जाओ, इधर इधर इधर, ठीक है ना। सो दैट इज, ठीक है ना, जिसको हम बोल सकते हैं अनड्यू डिले, ठीक है ना। जो अनड्यू डिले है वो अभी डिले होता ही जा रहा है, ठीक है, उस वजह से। और भी बहुत सारी, ठीक है ना, समस्या थी यहाँ पर। तो ये सारी समस्या क्या है? ये सारी समस्या सिविल सर्विसेज की जो वहां पर थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द ब्रिटिशर्स, दीज सिविल सर्विसेज, ये हमने सिविल सर्विसेज का पूरा सिस्टम कॉपी किया है, ठीक है ना। अभी भी यही चल रहा है, ठीक है ना। सो डाउन द लाइन, ठीक है ना, अगर मैं अभी की बात करूं, लाइक 2015 से लेके 2025 तक, 25 तक की बात करूं, तो अभी भी क्या है, ये बहुत सारी जो हमारी नेगेटिव प्रैक्टिसेस है, दे आर कंटिन्यूड, ठीक है ना। ये क्या है, अभी भी कंटिन्यू हो रही है। सो लाइक मैं अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बोलूं कि ये इथिक्स का जो हमारा पेपर है ये इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था, तो यूपीएससी ने 2013 में, 2013 में ये पेपर इसलिए इंट्रोड्यूस किया था, जस्ट टू फिल्टर द प्रोसेस वेदर द सिविल सर्वेंट, दोज हु आर बिकमिंग द सिविल सर्वेंट, ठीक है ना, with the aptitude, whether they are having the inclination toward the public service or not, ठीक है ना। that's why they introduce this paper, ताकि हम एक फिल्टर प्रोसेस का काम कर सके। ये एक पेपर जो है एथिक्स का पेपर, ये एक फिल्टर प्रोसेस की तरह काम करता है, ताकि जो हमारा यूपीएससी है, कोई भी कमीशन है, वो इंसान का जो माइंडसेट है उसको अच्छे से भांप सके कि क्या इस आदमी में सिविल सर्वेंट की जो क्वालिटीज है वो होंगी या नहीं होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड तो आपका है ही अलग, एप्टीट्यूड मतलब लाइक यू आर गोइंग टू गिव द प्रीलिम्स, मेंस, ठीक है ना। मेंस में भी आप बहुत जीएस लिखोगे, अलग अलग आपका एस्से लिखोगे, ऑप्शनल लिखोगे, बट ये जो एथिक्स का पेपर होता है ये आपके इनर सेल्फ के बारे में बात करता है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूपीएससी इन 2013, ठीक है, जस्ट टू फिल्टर द प्रोसेस। अब देखो भाई उन्होंने कैसे इस पेपर को इंट्रोड्यूस किया, ये भी देखते हैं। कैसे पेपर को इंट्रोड्यूस किया, लाइक इन 2013 जब उन्होंने पेपर इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना। सो दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है ना। ये जो पेपर होता है हमारा, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा पार्ट होता है भाई? पहला पार्ट होता है हमारा थ्योरी पार्ट, ठीक है ना। सो दिस विल बी अवर थ्योरी पार्ट, देन देयर विल बी एप्लीकेशन पार्ट, एंड देयर विल बी केस स्टडीज। अब देखो भाई, ये तीन, मतलब 3 तरह के टॉपिक होते हैं जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ब्रॉड टॉपिक्स यही आप तोड़ सकते हो, ठीक है ना। जैसे थ्योरी में क्या क्या रहेगा आपका, थ्योरी में अलग अलग टॉपिक्स है भाई, ठीक है ना। देयर आर टॉपिक्स इन थ्योरी। जैसे फॉर एग्जांपल पहला टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ठीक है ना। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसको हम बाद में पढ़ेंगे अच्छे से, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है ना। एथिक्स, इसमें एथिक्स होगा, वैल्यू क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या होता है,
हमारा मोरल्स क्या होता है, वर्चूज क्या होता है, ठीक है ना, वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। नाउ द सेकेंड टॉपिक विल बी सोशलाइजेशन, ठीक है ना भाई। सोशलाइजेशन की बाय विच प्रोसेस द वैल्यूज आर एम्बाइब्ड इन अ पर्सन, ठीक है ना, वो सोशलाइजेशन होगा। देन देयर इज दिस टॉपिक विच इज नोन एज एटीट्यूड, जो हमारा एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड पढ़ेंगे यहाँ पर हम। देन देयर विल बी दिस टॉपिक विच इज नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस एज अ सिविल सर्वेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन देयर विल बी वन टॉपिक विच इज नोन एज मोरल थिंकर्स, ठीक है ना, मॉरल थिंकर्स, एक मॉरल थिंकर्स होगा। उसके बाद क्या होता है, एक और टॉपिक होता है जो बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसका नाम होता है हमारा एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज, ठीक है ना। सो देयर विल बी दिस टॉपिक, ठीक है। सो अब ध्यान से सुनो भाई मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे ये टॉपिक होते हैं, ठीक है ना, पहले ये जो 5-6 टॉपिक है, ठीक है, जो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जितना भी टॉपिक है, दीज आर द फाउंडेशनल पार्ट फॉर दिस पेपर, ठीक है ना। आपको ये पेपर के लिए ये बहुत अच्छे से करना होगा, दीज आर फाउंडेशनल पार्ट, ठीक है ना। और ये कहाँ पर आते हैं, हमारे थ्योरी वाले पार्ट में आते हैं, ठीक है। सो इफ यू विल हैव इनफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टॉपिक्स विद सर्टेन एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, अगर आपको उस जो टॉपिक्स है ये सारे के सारे, इनकी जितनी भी चीजें अंदर होंगी टॉपिक्स में पढ़ने के लिए, उनको आप बहुत अच्छे से रेडी कर लेते हो, उनको आप एग्जाम्पल से एम्बाइब्ड कर लेते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इन दोनों पार्ट में भी, एप्लीकेशन पार्ट में भी और केस स्टडी पार्ट में भी, ठीक है भाई। एप्लीकेशन पार्ट में क्या होगा, एप्लीकेशन पार्ट में एक तो पहली चीज जो पहला टॉपिक होता है दैट इज इथिक्स इन, एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन में हम एथिक्स को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे यूज करते हैं। देन देयर इज दिस विच इज नोन एज प्रोबिटी गवर्नेंस, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, प्रोबिटी इन गवर्नेंस का मतलब आप ऐसे भी मान सकते हो कि हम कैसे गुड गवर्नेंस को देख सकते हैं या अप्लाई करा सकते हैं, ठीक है जी। नाउ देयर विल बी केस स्टडीज, ठीक है ना, केस स्टडीज ऑन द मेंशन इश्यूज, जितने भी ये सारे के सारे इश्यूज हमने लिखे हैं इधर, जितनी भी सारी चीजें होती है यहाँ पर, उन्हीं के बेसिस पर हमको क्या देखने को मिलता है, there will be case studies, ठीक है ना। then there will be case studies on mentioned issues, ठीक है ना, जितना भी ये मेंशन किया गया अभी इशू, इनके ऊपर हमको क्या देखने को मिलता है, केस स्टडीज देखने को मिलती है भाई, ठीक है सर। अब आगे चलते हैं, यहां तक ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हमारा इस पार्ट का, एथिक्स वाले पेपर का पूरा सिलेबस होता है, ठीक है ना। अगर मैं इसके बियॉन्ड जाऊं, ठीक है ना, तो इसके बियॉन्ड जाने के लिए क्या करना होगा आपको, देखो मैं आपको इस पेपर को तैयार करने के लिए, जो ये पेपर है इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको कि कैसे आपको ये ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फेच करके देगा, ठीक है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज लाइक जितने भी आप टॉपर टॉक सुनोगे, ठीक है ना, यू विल फाइंड देयर इज अ कॉमन थिंग, क्या क्या, कि दे हैव प्रिपेयर्ड एथिक्स ऑन द बेस्ट लेवल। दूसरा दे ऑल्सो हैव लाइक दे ऑल्सो प्रिपेयर बेस्ट इन द एसे, और उनका जो ऑप्शनल होता है उसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं वो, ठीक है ना। सो अगर मैं यहाँ पर बोलूं आपको कि लाइक फॉर मी देयर आर 4 पिलर्स, ठीक है ना, इसको एग्जाम को तैयार करने के लिए देयर आर 4 पिलर्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है ना। मैं 4 पिलर मानता हूं इसके प्रिपरेशन के, किसके पिलर के भाई, जो ये है हमारा एथिक्स का पेपर, इसको प्रिपेयर करने के लिए 4 पिलर मानता हूं मैं कि 4 पिलर होने ही चाहिए, ठीक है ना। सो जैसे सबसे पहला जो टॉपिक होता है, ठीक है ना, सबसे पहला पिलर क्या होगा भाई, अगर मैं सबसे पहले पिलर की बात करूं, सो पहला पिलर होगा हमारा दैट इज सिलेबस, ठीक है ना। जो हमारा सिलेबस होता है, आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से थोरोली रीड आउट करना है कि क्या क्या चीजें लिखी है, क्या क्या नहीं लिखा है, ठीक है ना। सो एवरी टॉपिक विच इज रिटन इन सिलेबस, एवरी टॉपिक विच इज रिटन, every topic has to be covered which is given, विच इज गिवन इन सिलेबस, जो भी सिलेबस में जितना भी हमारे को दिया गया है उसको आपको थोरोली प्रिपेयर करना होगा, ठीक है ना। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, ठीक है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये अंडर द सन कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है ना। एपीसीएस ने अभी तक एक ही एग्जाम लिया है 2020 वाला, जिसमें एथिक्स का पूछा गया है, ठीक है ना। मैं आपको उसको जब मैं पढ़ाऊंगा आपको एक एक चीज बताऊंगा कि आप ये चीज को इस जो ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, व्हेन आई विल एक्सप्लेन द थ्योरी पार्ट टू यू, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हो 150 वर्ड्स में, ठीक है ना। और आप इजीली कर पाओगे बिकॉज आई हैव दैट मच कॉन्फिडेंस विद इन मी कि आई कैन मेक यू प्रिपेयर फॉर दिस पेपर इजिली, ठीक है ना। इट जस्ट दैट यू हैव टू डू व्हाट आई विल से टू यू,
ठीक है ना, जितना मैं बोलूंगा आप उतना करते जाइए, और ये पेपर में आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? बिकॉज लाइक 5 years ऑफ माई प्रिपरेशन, ठीक है ना, मेरा प्रिपरेशन का 5 साल, ठीक है ना, 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, 2019 से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। सो 5 years ऑफ टीचिंग प्लस 5 years ऑफ माई प्रिपरेशन, ठीक है ना, आई कैन से इट विद सर्टेनिटी दैट यूपीएससी और एनी स्टेट कमीशन नेवर आस्क एनीथिंग और एवरीथिंग अंडर द सन। They always asked the things which is ambit of with their within the syllabus, ठीक है ना, जितना भी एम्बिट सिलेबस के एम्बिट में आता है वो सारी चीजें वहीं से पूछती है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, हम बच्चों के साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दैट वी नेवर डिकंस्ट्रक्ट द सिलेबस, कि हमारा सिलेबस क्या है उसको डिकंस्ट्रक्ट हम करना ही नहीं चाहते हैं बैठ के, सिलेबस को हम लेके बैठते ही नहीं है कभी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, लाइक जो हमने अभी ऊपर देखा था, दिस इज एटीट्यूड, ठीक है ना, तो एटीट्यूड के बारे में उन्होंने सारी चीजें बोली है, A to Z सारी चीजें बोली है। क्या क्या बोला है भाई उन्होंने, कि व्हाट इज लाइक यू हैव टू प्रिपेयर द कंटेंट फॉर एटीट्यूड, ठीक है ना, आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको उसके बारे में डेफिनेशन पता होना चाहिए, आपको उसके बारे में फंक्शन पता होना चाहिए उसका, आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एटीट्यूड विद द बिहेवियर, सोशल इन्फ्लुएंस पता होना चाहिए आपको एटीट्यूड में, परसुएशन क्या होता है एटीट्यूड के लिए वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज, ये तो हो गया हमारा सिलेबस वाला पार्ट, ठीक है ना भाई। सो अगर मैं दूसरी तरफ जाऊं, दूसरी चीज क्या होगी हमारे पास, दूसरा सोर्स, देयर विल बी सेकेंड सोर्स जो हमको कहाँ से मिलता है, दैट इज PYQ, PYQs, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, PYQ क्वेश्चंस देखो आप, उसमें आपको पता चलती है बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। आई जस्ट वांट टू टेल यू लाइक कि बहुत सारी जो चीजें होती है ना, अभी यहाँ पर 2020 में एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, आप उसको पढ़ो एक बारी अच्छे से देखो, ठीक है ना, कि उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं अभी तक, ठीक है ना, क्या क्या क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, किस तरह की केस स्टडीज पूछी हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है ना। बट एथिक्स का जो सिलेबस रहेगा वो तो वही रहेगा, यूपीएससी ने उन पे क्वेश्चन पूछ लिए, यूपीएससी भी वही उसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, आप ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है ना, लाइक आप अभी 2013 से एग्जाम हुआ है यूपीएससी में, ठीक है ना, उन सभी पेपर्स को डाउनलोड करो आप अच्छे से एथिक्स के, ठीक है ना, उनको आप डेली रिवाइज देखो कि उसमें क्या क्या पूछा है क्या क्या नहीं पूछा है, थीम्स देखो, ठीक है ना, तो पीवाईक्यूज आपको बहुत कुछ देगी, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, पीवाईक्यू सबसे बड़ी चीज क्या देता है हमको, दैट इट विल टेल क्या, द पैटर्न ऑफ पेपर, ठीक है ना, ये बताता है हमको पैटर्न, किसका पैटर्न बताता है भाई, पैटर्न ऑफ पेपर, पेपर का पैटर्न बताता है भाई ये हमको, कौन, पीवाईक्यूज की किस तरीके का पेपर होगा। पहली जैसे फॉर एग्जांपल पीवाईक्यू से ही हमको क्या पता चलता है कि देयर आर 2 सेक्शंस इन द एग्जाम, ठीक है ना, 2 सेक्शंस होते हैं एग्जाम में, ठीक है। कौन कौन सा सेक्शन होता है भाई, देयर इज अ सेक्शन ए, सेक्शन ए, एंड देन देयर इज सेक्शन बी, ठीक है ना, सेक्शन बी, ये 2 सेक्शन होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, सेक्शन ए में देर आर 13 क्वेश्चंस, ठीक है ना, 13 क्वेश्चंस होंगे, एंड दे विल बी 10 मार्कर, ठीक है ना, 10 नंबर एक क्वेश्चन में होगा, ठीक है ना, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 130 मार्क्स यहाँ पर, ठीक है ना। पहली चीज, दूसरी चीज, अगर आप सेक्शन बी में देखोगे, देयर विल बी, जो ये पार्ट होता है, ये पार्ट कौन सा होता है, विच इज देयर ऑफ द थ्योरी पार्ट, ये थ्योरी पार्ट होता है, और एप्लीकेशन पार्ट वाला, ठीक है ना, थ्योरी और एप्लीकेशन पार्ट वाला, जो 13 क्वेश्चन होते हैं, 13 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी में क्या होता है भाई, सेक्शन बी में यू विल फाइंड दैट देयर इज केस स्टडीज, ठीक है ना, केस स्टडीज होंगी जो इन्हीं के बेसिस पर अप्लाई किया जाएगा, थ्योरी और एप्लीकेशन के बेसिस पर, एंड देयर विल बी 20 मार्कर क्वेश्चन, एंड देयर विल बी 6 केस स्टडीज इन द एग्जाम। सो ये टोटल कितना हो गया हमारा, 120 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है ना। टोटल करो आप दोनों का, 130 120, दोनों का टोटल करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 250, ठीक है ना, 250 मार्क्स का ही एग्जाम होता है, ठीक है ना। सो यू हैव टू प्रिपेयर इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ताकि आप इससे अच्छे से आप अपने नंबर निकाल पाए, बिकॉज ये आपको सिलेक्शन भी कराता है, एंड यू वुडंट बिलीव दैट मेंस में 10 नंबर भी बहुत काम के होते हैं, ठीक है ना, 10 नंबर भी आपके बहुत काम के होते हैं, इफ यू विल एनालाइज द कट ऑफ, ठीक है ना, जो फाइनल कट ऑफ होती है, अगर आप यूपीएससी की कट ऑफ भी चेक करोगे, ठीक है ना, स्टेट पीसीएस की या कहीं की भी आप कट ऑफ चेक करोगे, तो अगर आपके 10 नंबर कम है ना, तो आपका रैंक कम से कम 200 रैंक भी नीचे चला जाता है, 200 रैंक नीचे चला जाता है 10 मार्क्स के लिए। अगर आपको आईएएस बनना था तो यू विल बिकम देन आईपीएस, अगर आपको आईपीएस बनना था तो यू विल बी बिकम
IRS, ठीक है ना, ऐसा हो जाता है कई बारी सिर्फ कुछ नंबरों की वजह से। ठीक है। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या निकल के आती है भाई यहाँ से PYQ से? सेकेंड थिंग यू विल गेट फ्रॉम द PYQs, दैट इज द नेचर ऑफ क्वेश्चन, सॉरी, नेचर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है जी। पहले हमने पेपर का नेचर देखा, अब हम क्वेश्चन का भी नेचर देख सकते हैं। कहाँ से? PYQ से। ये भी हमको PYQ से पता लगता है। एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताता हूँ। कहाँ, जो यूपीएससी ने एक एग्जाम लिया था उसमें क्या पूछा था, दैट दे हैव गिवन अ 10 मार्कर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, 10 मार्कर दिया, ठीक है ना, 10 मार्कर दिया उन्होंने, एंड दे राइट द क्वेश्चन लाइक, राइट शॉर्ट नोट, ठीक है ना, राइट शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दीज टॉपिक्स, ठीक है ना। नीचे कुछ टॉपिक होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक होगा, ए टॉपिक होगा, ठीक है ना, ए टॉपिक होगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, देयर इज टॉपिक 1, एथिक्स एंड लॉ एंड एथिक्स, ठीक है ना, पहला टॉपिक हो गया। बी टॉपिक था, दैट इज क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, ठीक है ना, जो कॉन्साइंस होता है हमारा उसका क्राइसिस होना। बी टॉपिक पूछ लिया उन्होंने, ठीक है ना। सी टॉपिक उन्होंने पूछ लिया, एनवायरमेंटल एथिक्स, ठीक है ना, एनवायरमेंटल एथिक्स, ठीक है जी। देन उन्होंने पूछ लिया दैट, डी टॉपिक पूछा उन्होंने, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स। और ई टॉपिक उन्होंने पूछ लिया, परसुएशन, ठीक है ना, परसुएशन। तो ये 5 टॉपिक उन्होंने राइट शॉर्ट नोट में पूछा, ठीक है ना। सो अब सोच के देखो आपको, एक सिंगल ये है जो ए पार्ट है, इसका कितना नंबर होगा भाई? 5 टॉपिक दिए हैं, ठीक है ना, 10 नंबर का टोटल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक टॉपिक का हमारा कितना होगा? देयर विल बी 2 मार्कर, ठीक है ना, ये क्या है हमारा? 2 मार्कर है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 मार्कर है। सो क्या आपको इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है? कई बार क्या करते हो, जब आप PYQs नहीं देखते हो तो आप अपना इंट्रोडक्शन लिखना शुरू कर देते हो, पूरा का पूरा आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर पता चला आपको तो ये तो मेरा आधा पेज चला गया, ठीक है ना। सो PYQs आपको बहुत कुछ देता है, ठीक है ना, फिर आपको पता चलता है कि इंट्रोडक्शन तो लिखना ही नहीं था मुझे तो। लाइक भाई 150 वर्ड में टोटल क्वेश्चन था, तो एक ए और बी और सी के अकेले अकेले के हिस्से में कितना वर्ड आया? 30 वर्ड्स आया, ठीक है ना। तो 30 वर्ड्स में आपको एक लिखना है, ठीक है ना, लॉ और एथिक्स के बारे में आपको 30 वर्ड्स लिखने हैं। सो ये कहाँ से पता चलता है हमको? दिस नेचर ऑफ द क्वेश्चंस वी गेट टू नो फ्रॉम द PYQs, ठीक है ना, ये हमको PYQ से पता चलता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तीसरी एक और चीज निकल कर आती है भाई, वो भी हमको कहाँ से मिलती है? PYQ से मिलती है। वो थर्ड थिंग क्या है भाई? वो भी देखते हैं। सो लाइक देयर इज अ थर्ड इन्फो फ्रॉम द PYQs, ठीक है ना। तीसरी चीज क्या होती है PYQ से जो हमको पता चलती है? दैट इज द क्वेश्चंस आर रिपीटेड, ठीक है ना, मे बी द थीम्स आर रिपीटेड, ठीक है ना। सो कई बार क्या होता है, हमारा जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आर रिपीटेड और थीम्स आर रिपीटेड, या तो थीम्स या फिर क्वेश्चंस, दे में गेट रिपीटेड, ठीक है ना। लाइक एक एग्जांपल बताता हूँ, लाइक इंटीग्रिटी, ठीक है ना। इंटीग्रिटी भाई कई बार पूछा जा चुका है अभी तक, इवन दो मैं यही की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। यूपीएससी ने भी उसको कई बार पूछा है, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज द रिलेवेंस, ठीक है ना। एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कई बार क्या पूछता है वो, उन्होंने कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना, यूपीएससी ने मेंस में एथिक्स का पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ टीचिंग ऑफ भगवत गीता इन टुडेज टाइम एंड हाउ इट विल हेल्प अस टू अ मोरल एंड वर्चुअस सोसाइटी इन टुडेज टाइम। ये क्वेश्चन था उसका। नाउ उन्होंने एक और चीज पूछी थी, ठीक है ना, लाइक हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प यू इन ग्रोइंग द सोसाइटी बेटर इन टुडेज टाइम। तो ये जो टुडेज वाला टाइम है, ये क्या एक थीम है कि हम आज की जो सोसाइटी है उसको कैसे बेटर बना सकते हैं, किस तरीके से बेटर बना सकते हैं, ठीक है ना। सो इट मे बी आस्क ऑन द बेसिस ऑफ भगवत गीता, इट मे बी आस्क ऑन द बेसिस ऑफ रामायण, इट मे बी आस्क ऑन द बेसिस ऑफ द बुद्धास, ठीक है ना, जो बुद्धा की फिलोसफी है, जो जैन की फिलोसफी है, ठीक है ना। तो ये कई बारी जो क्वेश्चंस होते हैं ये कई बारी अपनी थीम के साथ ही रिपीट होते हैं। सो वेन एवर यू आर स्टडिंग एनी टॉपिक, इट हैज टू बी प्रिपेयर्ड कीपिंग इट इन द माइंड दैट व्हाट इट्स रेलेवेंस इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना, कि जो आज का करंट कॉन्टेक्स्ट है, इसका इसमें जो आज का टाइम है उसमें क्या रेलेवेंस है, ठीक है सर। एंड ये सारी चीजें आपको कहां से मिलेगी? यू विल गेट दीज थिंग्स फ्रॉम द PYQs।
कि अभी तक यूपीएससी ने या किसी भी स्टेट सर्विस कमीशन ने एथिक्स में सारी चीजें कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे पूछी है, जो थीम्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है भाई, और कौन कौन सी थीम रिपीट हुई। ठीक है, नाउ दिस इज द सेकंड थिंग। ठीक है ना, ये जो हमारा था ये पीवाईक्यूज वाला था। ठीक है ना, तीसरी चीज मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है ना, थर्ड थिंग, तो थर्ड थिंग क्या होगा भाई, दैट टर्मिनोलॉजी। ठीक है ना, थर्ड पिलर क्या होता है हमारा प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट, दैट इज टर्मिनोलॉजी। ठीक है ना, जो टर्मिनोलॉजी होती है हमारे एथिक्स में बहुत काम करती है। ठीक है ना, इट विल वेरी हेल्पफुल। ठीक है ना, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज फॉर द एथिक्स। ठीक है ना, विद इन द सिलेबस आई विल टीच यू एन नंबर ऑफ द थिंग्स। ठीक है ना, और एन नंबर ऑफ द टर्मिनोलॉजी। ठीक है ना, कोई भी टर्मिनोलॉजी होगी उसको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है ना, मैं बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एटीट्यूड ही है। ठीक है ना, सो बहुत सारी चीजें होती है, तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको। हाउ डू यू प्रिपेयर, ठीक है ना, फॉर टर्मिनोलॉजी। लाइक सबसे पहले आपको क्या प्रिपेयर करना है, यू हैव टू प्रिपेयर आ कंसाइज डेफिनेशन। ठीक है ना, जो आप उसकी कोई भी डेफिनेशन होगी, ठीक है ना, उसको प्रिपेयर करो अच्छे से। ठीक है ना, देन उसी के बारे में उस जो टर्मिनोलॉजी होगी, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है ना, उसके लिए क्या करना होगा आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आपको रेडी करने होंगे। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रेडी करो, अभी बताऊंगा, एक एग्जांपल लूंगा उसके बाद ही देखेंगे। देन यू ऑल्सो डेवलप अ सेंस दैट जो वो टर्मिनोलॉजी आप पढ़ रहे हो उसका कुछ इम्प्लीकेशन भी है क्या आज की सोसाइटी में। ठीक है ना, तो इम्प्लीकेशन भी आपको पढ़ना है, इम्प्लीकेशन भी लिखना है आपको। राइट इट एज लाइक, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ लिखना है आपको। ठीक है ना, दूसरा, यू ऑल्सो हैव टू राइट एन एग्जाम्पल। ठीक है ना, राइट एन एग्जाम्पल उसी टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है ना, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, जो अलग अलग लोगों की लाइफ है वहां से आपको उठा के एग्जाम्पल देने हैं। फॉर एग्जाम्पल कहाँ कहाँ से दे सकते हो आप एग्जाम्पल, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में से आप एग्जाम्पल दे सकते हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में से। ठीक है ना, पॉलिटिकल जो होता है हमारा, पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से आप एग्जाम्पल दे सकते हो, लीडरशिप। ठीक है जी, पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से आप आंसर दे सकते हो। ठीक है ना, स्क्रिप्चर से आप कहीं से कोई उठा के एग्जाम्पल दे सकते हो, स्क्रिप्चर। ठीक है ना, दूसरा, आप हिस्ट्री से कोई एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पर उठा के। ठीक है ना, देन स्पोर्ट से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भी एक स्पोर्ट्स की बात करूंगा रेस वाली, तो उससे। ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल, ठीक है ना, कोई बड़ा ऑफिसर है जिसने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है ना, आईएएस ऑफिसर या कोई भी हो, तो उस ऑफिशियल का आप उसको कोट कर सकते हो। ठीक है ना, उसके एग्जाम्पल में उसको यूज कर सकते हो। सो इफ अब दूसरी चीज मान के चलो, जो ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना, जो ये टर्मिनोलॉजी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी बताऊंगा, एक बात करूंगा, लाइक हिट रेट के बारे में बात करेंगे हम, चलो। ठीक है ना, उससे पहले समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जैसे फॉर एग्जांपल कई बार वो डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी पर क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्टली ही टर्मिनोलॉजी पर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है ना, सो इफ दिस टर्मिनोलॉजी और जो ये ट्रेट है, इट इज डिजायरेबल। ठीक है ना, ये देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई, इफ द ट्रेट, अगर ये ट्रेट और टर्मिनोलॉजी, ये जो ट्रेट है या टर्मिनोलॉजी है, विच इज डिजायरेबल, डिजायरेबल का मतलब है यहाँ पर कि ये सोसाइटी में होना चाहिए, इट इज रिक्वायर्ड टू बी इन द सोसाइटी। ठीक है ना, रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी, अगर ये सोसाइटी में रिक्वायर्ड है तो दैट इज व्हाई इट इज डिजायरेबल। ठीक है ना, सो इफ द ट्रेट एंड द टर्मिनोलॉजी इज डिजायरेबल, देन आपको क्या करना है, देन अ स्टडी, यू हैव टू स्टडी दैट हाउ डेवलप, ठीक है ना, हाउ डेवलप दैट ट्रेट, उस ट्रेट को आप कैसे डेवलप कर सकते हो। ठीक है ना, जो इंसान है या सोसाइटी है या कोई भी बच्चा है उसमें, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन हम अलग से पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, कि आप उसको सोशलाइजेशन के हिसाब से कैसे उस ट्रेट को आप अच्छे से डेवलप कर सकते हो किसी भी बच्चे के अंदर। ठीक है ना, या किसी भी एक इंसान के अंदर या सोसाइटी के अंदर। ठीक है ना, दूसरा, इफ द, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो अभी मैंने बोला डिजायरेबल है, अगर ये डिजायरेबल ना हो, अनडिजायरेबल हो, मतलब इट शुड नॉट बी देयर इन द सोसाइटी, ये सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, ये जो ट्रेट है या टर्मिनोलॉजी है, जो भी कुछ है इससे रिलेटेड। ठीक है ना, सो इफ द टर्मिनोलॉजी, if the terminology is undesirable, that is not required, ठीक है ना,
देन आपको क्या प्रिपेयर करना होगा, देन प्रिपेयर हाउ टू मैनेज, इसको कैसे मैनेज करना है, मैनेज इट थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस। आपको उसको इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू कैसे मैनेज करना है, कोई भी अगर अनडिजायरेबल ट्रेट सोसाइटी में है। ठीक है ना भाई। अब ये बहुत सारी हमारी क्या होती है, टर्मिनोलॉजी पर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी ऑल्सो आस्क, टर्मिनोलॉजी पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा उसने, क्या पूछा उसने कि व्हाट इज हैप्पीनेस मींस टू यू। ठीक है ना, इलेबोरेट विद द एग्जांपल्स। ठीक है ना, उसमें बोला कि डिस्क्राइब करो, इलेबोरेट करो, किससे, एग्जांपल से इलेबोरेट करो इससे। ठीक है ना, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, चलो उसके हट के बात करते हैं। ठीक है ना, दूसरा टॉपिक लेते हैं कोई, उस पर बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो देयर इज अ टॉपिक। ठीक है ना, मैंने बोला आपको कि देयर इज अ टॉपिक विच इज नोन एज हेट्रेड। ठीक है ना, हेट्रेड एक टॉपिक लिया हमने। ठीक है ना, उसी बेसिस पर हो गया, हैप्पीनेस का पॉजिटिव होगा हेट्रेड। ठीक है ना, पहले मैंने क्या बोला था, दैट यू शुड ऑल्सो हैव अ प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है ना, तो डेफिनेशन क्या होगी भाई, हेट्रेड एक्चुअली होता क्या है। हेट्रेड, कोई भी अगर आप सोचो हेट्रेड क्या होगा, अगर मैं अपने हिसाब से डेफिनेशन लिखूं तो मुझे इसका ऐसा लगता है दैट इट इज नथिंग बट इट इज एक्सट्रीम डिसलाइक। ठीक है ना, एक्सट्रीम डिसलाइक किसी के भी प्रति या किसी चीज के प्रति, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रेट बोलते हैं। ठीक है ना, मैं ये डेफिनेशन लिख सकता हूं, इट रेफर्स, क्या रेफर्स, इट रेफर्स टू एक्सट्रीम डिसलाइक टूवर्ड टूवर्ड्स समवन और समथिंग, किसी के प्रति या किसी चीज के प्रति हमारा एक्सट्रीम डिसलाइक, जिसको हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वही क्या कहलाता है, हमारा हेट्रेड कहलाता है। ठीक है भाई। दूसरा, अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करूं, ठीक है ना, सो क्या था हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है ना, अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, अब ये क्या हो गया हमारे लिए, दिस इज डेफिनेशन। ठीक है ना, ये हो गया भाई हमारे लिए डेफिनेशन। ठीक है ना, दूसरी हमको क्या चीज बात करनी है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दैट इट इज अ नेगेटिव इमोशन। ये कैसा है, एक हमारे लिए नेगेटिव इमोशन है। ठीक है ना, इट इज अ नेगेटिव इमोशन दैट डिसरप्ट, क्या करता है, दैट डिसरप्ट, दैट इज डिसरप्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्सियंस एंड विजडम। ठीक है ना, जब हम किसी से भी हेट करते हैं, हेट्रेड में होते हैं, तो ये कैसा इमोशन होगा, एक तरह का नेगेटिव इमोशन होगा। क्या करेगा ये, डिसरप्ट कर देगा किसी भी एक इंडिविजुअल का। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है भाई हमारा, कॉन्शियस का मतलब होता है हमारा अंतरात्मा, इनर सेल्फ। ठीक है ना, आप इसको कैसे बोल सकते हो कॉन्शियस को, दैट इज अंतरात्मा। ठीक है ना, इसको कैसे बोल सकते हो आप, दैट इट इज नथिंग बट इट इज एन अंतरात्मा। ठीक है ना, जिसको हम इनर सेल्फ बोलते हैं। इनर सेल्फ जो होगी किसी भी इंसान की, उसको क्या होने लगेगा, उसको इनर सेल्फ में अपने डिसरप्शन महसूस होगा। ठीक है ना, विजडम क्या होता है भाई हमारा, विजडम आप मान सकते हो बुद्धि। ठीक है ना, जो हमारा बुद्धि होता है, बुद्धि को हम विजडम भी बोलते हैं। ठीक है ना, माइंड सेट जो हमारा होता है, दैट इज बुद्धि। ठीक है ना, ये दोनों चीजों को ही क्या करता है, बहुत ही ज्यादा हमारा डिसरप्ट करता है। बुद्धि को भी हमारे डिसरप्ट करना शुरू कर देता है, हमारे कॉन्शियस को भी डिसरप्ट करना शुरू कर देता है। इट इज नथिंग बट, ये सेकेंड टॉपिक होगा जो हमारा क्या लिखा था हमने, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया भाई हमारा। बताओ यहां तक समझ में आया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो होगी वो प्रिपेयर करनी होगी। ठीक है ना, इसका इंप्लीकेशन भी आप लिख सकते हो। इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, दैट इट इज एन इमोशन। ठीक है ना, चलो मैं लिख के बताता हूँ आपको इंप्लीकेशन भी क्या होगा इसका। इंप्लीकेशन ऐसे लिख सकते हो आप, दैट इट इज एन इमोशन, ये एक ऐसा इमोशन है, इट इज एन इमोशन दैट ट्रैप्स। ठीक है ना, जो भी एक इंडिविजुअल आदमी होगा जो हेट्रेड में होगा, वो ट्रैप हो जाएगा, दैट ट्रैप्स द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इन द साइकिल ऑफ नेगेटिविटी। नेगेटिविटी साइकिल में ही रहता है फिर वो आदमी। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, दैट इज हेट्रेड। ठीक है ना, इसी को हम हेट्रेड बोलते हैं। बताइए भाई। अब ये जो इम्प्लीकेशन बताया मैंने आपको, ठीक है ना, ये तो मैंने इन जनरल सेंस में लिख दिया दैट इट इज एन इमोशन दैट ट्रैप्स एन इंडिविजुअल इन द साइकिल ऑफ नेगेटिविटी। अब ये क्या है, ये इम्प्लीकेशन एक अलग अलग लेवल पर हो सकता है। ठीक है ना, इट मे बी पॉसिबल दैट इट विल बी देयर एट इंडिविजुअल लेवल। ठीक है ना, ये इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकता है,
इट मे बी पॉसिबल दैट दिस इम्प्लीकेशन विल बी देयर ऑन द सोसाइटल लेवल, सोसाइटी के लेवल पर भी हो सकते हैं, सोसाइटल लेवल, ठीक है ना। इट मे बी पॉसिबल दैट दिस जो मैंने अभी बताया आपको, ये हमारा लाइक कोई भी टर्मिनोलॉजी जो होता है, ठीक है ना, इसका इम्प्लीकेशन कहाँ हो सकता है, आपको नेशनल लेवल में भी देखने को मिल सकता है, आपके पूरे नेशन में नेशनल लेवल पर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, ग्लोबली भी देखने को मिल सकता है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी इसका कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशन होगा, ठीक है ना। समझ में आया यहाँ तक। दूसरा, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका इम्प्लीकेशन के बारे में बात करूं, तो इंडिविजुअल लेवल पर आप कैसे लिख सकते हैं, ये भाई आपका इंडिविजुअल लेवल है, सो इंडिविजुअल पे क्या लिख सकते हो आप, जब भी हमारा कोई एक इंसान हेटरेट की फीलिंग में रहेगा, ही लैक्स द पीस ऑफ माइंड, उसको कभी शांति मिलेगी नहीं मिलेगी। एंजाइटी, एंजाइटी रहेगी, विच नेगेटिवली इम्पैक्ट द मेंटल हेल्थ, हाँ बिल्कुल सर, वो नेगेटिव जो होगा, उसका नेगेटिविटी जो होगी उसकी मेंटल हेल्थ को भी क्या करेगी, खत्म करना शुरू कर देगी। दूसरी तरफ, अब आप यहाँ पर कुछ चीजों को कोट भी कर सकते हो, कैसे, इंडिविजुअल लेवल पर अकॉर्डिंग टू कर्मा, ठीक है ना, जैसे कर्मा की जो थ्योरी होती है हमारी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू कर्मा थ्योरी, ठीक है ना, या कर्मा फिलोसफी, इफ यू स्पेयर्ड हेट यू मे फेस बैकलेस सूनर और लेटर, ठीक है ना। तो कैसे लिखा है उसने, कर्मा थ्योरी क्या बोलती है, इफ यू स्प्रेड हेट यू मे फेस बैकलेस सूनर और लेटर, ठीक है जी। अब आपने डायरेक्टली बोल दिया कि अगर आप हेट फैलाते हो तो कभी ना कभी आपके सामने भी वो चीज आएगी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपने एक कोट किया है तो आप इसमें एग्जांपल भी दे सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल है इसके तो, कर्मा वाली थ्योरी को, ठीक है ना। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, ओसामा बिन लादेन, हिटलर, मसोलोनी, ठीक है ना, पॉल पोट, पॉल पोट जो कंबोडिया में थे, ठीक है ना। तो ये सारे लोग क्या है, दे स्प्रेड हेट टू मच, एट द एंड ऑफ द डे उनको भी वो हेट सहना पड़ा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल लेवल, ठीक है भाई। दूसरा, अगर मैं सोसाइटल लेवल के बारे में बात करूं, लाइक सोसाइटल लेवल, ठीक है सर, सोसाइटल लेवल के अगर मैं बारे में बात करूं, सो इट विल एक्ट एज अ थ्रेट टू द पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी, जो हमारा पीस और हार्मनी होगा, पीस एंड हार्मनी ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना, उसको क्या कर देगा ये, डिसरप्ट कर देगा, किसका, जो हमारा सोसाइटी का पीस एंड हार्मनी होगा, ठीक है ना, उसको तो खत्म कर देगा बिल्कुल। एंड इट विल एग्रीगेट सोशल कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन द कास्ट रिलीजन एथेनिसिटी, ठीक है ना, भाई उसको तो एग्रीवेट कर ही देगा ना सोशल कॉन्फ्लिक्ट को, बेस्ड ऑन द कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, एथेनिसिटी, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या है कि सोसाइटल लेवल पर जो हेटरेट होगा, इट विल डाइल्यूट द सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल क्या होता है, जब सोसाइटी एक जगह बैठती है, ठीक है ना, दैट देयर इज अ म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द सोसाइटी, ठीक है ना। जो पार्क में आपने देखा होगा, कभी भी आप गए होंगे पार्क वार्क में, सो देयर आर एन नंबर ऑफ द अंकल, ठीक है ना, बहुत सारे अंकल्स लोग जो होते हैं सोसाइटी के, वो इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज म्यूचुअल ट्रस्ट, उनके बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट है जिसको वो शेयर करते हैं अपना, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें जरूरी होती है, आपको एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर मैं यहीं पर बात करूं, दैट इज नेशनल लेवल, ठीक है ना। तो नेशनल लेवल पर आपको क्या बात करनी होगी भाई, नेशनल लेवल पर यू हैव टू टॉक लाइक कि इट गोज अगेंस्ट द एसेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है ना। नेशनल लेवल पर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, कि जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया इज द कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है ना। तो उसका जो एसेंस है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो एसेंस है, उसके तो अगेंस्ट में चला जाएगा ना हेटरेट, क्योंकि हेटरेट तो आप किसी के प्रति करोगे ना, इसलिए। दूसरा, पब्लिक जो होगा हमारा, देयर विल बी लैक ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, भाई जब हेटरेट होगा, ठीक है ना, हेटरेट होगा तो मान के चलो, आपको हेटरेट बचाने के लिए या कुछ भी मतलब दंगा फसाद होने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको वहां पर इन्वेस्ट करना होगा, यू हैव टू पुट द फोर्स, आपको बहुत सारी फोर्स लगानी होगी, बहुत सारा सब कुछ करना होगा, हैंडल गवर्नमेंट को, ठीक है ना, जिसमें क्या होगा, हमारा रिसोर्स भी तो यूटिलाइज होगा नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई नेशनल लेवल पर इट कॉजेज द लैक ऑफ रिसोर्स अवेलेबिलिटी फॉर इंस्ट्रूमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। जो हमारा रिसोर्सेज होगा, अवेलेबिलिटी उसकी लैक हो जाएगी, किसके लिए, जो इन्वेस्टमेंट करना था हमको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। एंड फाइनली इट मे थ्रेटेंड द पोटेंशियल ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, उसके लिए भी क्या होगा, ये पोटेंशियल थ्रेट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है भाई। दूसरा, इसी को आप ग्लोबल लेवल पर कैसे लिख सकते हो,
कि देखो मान के चलो हमने नेशनल लेवल की बात कर ली, दूसरा हम इसमें किस चीज की बात कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल के बारे में भी बात कर सकते हैं। कैसे? कि हेट्रेड अमंग द नेशंस कैन क्रिएट ग्राउंड फॉर द वॉर लाइक सिचुएशन। ठीक है ना? हेट्रेड जो होगा, हेट्रेड अगर हमारे किसी दो देशों के बीच में है तो उसके बीच में तो क्या होना शुरू हो जाएगा, हमारा ग्राउंड बिछ जाएगा। किसका ग्राउंड बिछ जाएगा? इट विल क्रिएट द ग्राउंड फॉर वॉर लाइक सिचुएशन which not only impact the nation involved but also it will create the domino effect on the other nations as well. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सीन दिस, ठीक है ना, रशिया एंड दिस यूक्रेन वॉर इज गोइंग ऑन, उसका डोमिनो इफेक्ट क्या है? दैट द देयर इज अ राइज इन द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है ना? बहुत सारी चीजों का जो फर्टिलाइजर है और बहुत सारी कमोडिटीज जो है उनका भी प्राइस कितना इंक्रीज हो गया। वो क्या है? हमारा डोमिनो इफेक्ट है कि एक नेशन, जब दो नेशन वॉर में होते हैं उनका डोमिनो इफेक्ट भी होता है। मतलब ये एक चेन की कड़ी होती है जिससे बहुत सारी चीजें और भी ओपन अप हो जाती है। So if the two countries they are engaging in the war, it might create the problem for the food security, inflation. There is a rise in the price, rise in the price of essential commodities, crude oil, fuel, petroleum. ठीक है ना? So hence आप इसका लास्ट में अगर हेट रेट के बारे में क्वेश्चन आता है तो अगर आपको इसका कंक्लूजन लिखना होगा तो कंक्लूजन कैसे लिखोगे आप? दैट हेंस फर्स्ट वी शुड अवॉइड, ठीक है भाई। अब देखो मैंने लिखा क्या है यहाँ पर, इसको समझने का ट्राई करो। मैंने लिखा है हेंस फर्स्ट वी शुड अवॉइड द डेवलपमेंट ऑफ द हेट्रेड थ्रू द डिजायरेबल सोशलाइजेशन, बट इफ इट इज डेवलप्ड देन इट शुड बी मैनेज्ड बाय, इसके द्वारा मैनेज करना चाहिए हमको, इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू इसको हमको मैनेज करना चाहिए। ऐसा लिखा है मुझे। ठीक है ना? यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा, लाइक एक गौतम बुद्धा है, गौतम बुद्धा, लाइक अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा एक स्टेटमेंट होती है। क्या स्टेटमेंट होती है? दैट हेट्रेड डज नॉट सीजेस बाय हार्ट, हेट्रेड डज नॉट सीजेस बाय हेट्रेड बट ओनली बाय लव, एंड दिस इज एन इटर्नल रूल। ठीक है ना? ये कैसे बोला है हमारा? ये बोला है हमारा गौतम बुद्धा ने। आप इसमें रिलीजियस टीचिंग भी ऐड कर सकते हो। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल शायद आपने सुना है, नहीं सुना है, दैट एक हमारे इधर का कोट होता है। ठीक है ना? क्या वो कबीर दास बोल के गए थे? क्या बोल के गए थे? दैट बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे तो मुझसे बुरा ना कोई। ठीक है ना? वो सुना होगा ना आपने। सो वो क्या है? वो एक हेट्रेट का ही तो पार्ट है ना, कि पहले हमको अपने अंदर का वो जो हेट्रेट है उसको खत्म करना है। ठीक है ना? देयर वॉज दिस ऑल्सो, दैट इज मार्टिन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने भी बोला था। ठीक है ना? कि आई हैव डिसाइडेड टू स्टिक विद द लव। क्या बोला था मार्टिन किंग लूथर ने? दैट आई हैव डिसाइडेड टू स्टिक विद लव, हेट इज टू ग्रेट बर्डन टू बियर। कि हेट इतना ग्रेट बर्डन है हमारे शोल्डर पे, इसको मैं बियर ही नहीं कर सकता हूं, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं हमेशा लव के साथ रहूंगा। ठीक है भाई? सो दिस इज द थर्ड पिलर जो मैंने आपको बताया, टर्मिनोलॉजी वाला। आप इसको इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है ना? क्लियर भाई यहां तक? अब आगे चलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ पिलर। ठीक है ना? फोर्थ पिलर क्या होगा भाई इसको प्रिपेयर करने का अच्छे से? दैट यू हैव टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। ठीक है भाई? आंसर राइटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक
आई एम गोइंग टू स्टार्ट एथिक्स मॉड्यूल, ठीक है ना, हम अपना क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जो मैं चीजें पढ़ाऊंगा आपको डेली, ठीक है ना। सो आई विल प्रोवाइड यू ए वन असाइनमेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, उसको मैं खुद से चेक करता हूँ, उसमें खुद से मैं वैल्यू एडिशन करता हूँ बहुत सारी जगह, उसमें मैं मार्किंग सिस्टम भी रखता हूँ, ठीक है ना। और लाइक मैं आपको क्या करता हूँ, दो तीन क्वेश्चन देता हूँ उसी टॉपिक के ऊपर जो अभी तक या तो पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, ठीक है ना। सो उससे क्या होगा, आपका जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा वो बहुत अच्छे से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है भाई। सो दीज आर द फोर पिलर दैट यू शुड वर्क ऑन फॉर द मैक्सिमाइजेशन इन द मार्क्स ऑफ एथिक्स, ठीक है। दूसरी बात, नाउ वी आर हैविंग दिस बैच ऑफ एथिक्स फ्रॉम द 3rd और 4th ऑफ जनवरी, ठीक है ना। 3-4 जनवरी से हमारा स्टार्ट है, 3 और 4 में क्या है, हमारा डेमो क्लासेस है, ठीक है ना। नेला इंस्टीट्यूट, गच्ची कॉम्प्लेक्स नियर विशाल मार्ट हमारा एड्रेस रहता है, ठीक है ना। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पेपर, ठीक है ना, एथिक्स का क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रॉपर क्लासेस कराएंगे, जो हमारा ऊपर हमने देखा था थोड़ी देर पहले। वी विल प्रिपेयर दिस थ्योरी, जो फाउंडेशनल पार्ट होगा इस पर हम बहुत अच्छे से काम करेंगे, देन एप्लीकेशन पे काम करेंगे, एंड देन वी विल हैव इनफ केस स्टडीज, जिनकी बेसिस पर आप अपनी केस स्टडीज भी आराम से लिख पाओगे जो पेपर में पूछी जाएगी, ठीक है सर। थैंक यू।